सिटी सैचुरेशन इंडेक्स यह एक अभिनव, अभूतपूर्व और पहली बार प्रस्तुत की जा रही अवधारणा संकल्पना है। संकल्पना, लेखन, प्रस्तुतिकरण वैद्य ऋषिकेश बालकृष्ण मेहत्रे, MD आयुर्वेद, MA संस्कृत, निवास पुणे और नासिक, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर 9422016871। सिटी सैचुरेशन इंडेक्स यह एक अभिनव, अभूतपूर्व और पहली बार प्रस्तुत की जा रही संकल्पना है। गूगल या तत्सम किसी भी अन्य इंटरनेट सोर्स पर आप खोज कर देखिए, सर्च करके देखिए, इस प्रकार का कोई शब्द, वाक्यांश, फ्रेज, कंसेप्ट पूरे विश्व में कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। इस प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड इंटरनेट पर या ऑफलाइन, ऑनलाइन इस क्षण तक, टिल दिस मोमेंट, पूरे विश्व में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। और इसीलिए सिटी सैचुरेशन इंडेक्स इस अभिनव, अभूतपूर्व, प्रथम प्रस्तुत एवं एकमेवाद्वितीय संकल्पना का प्रस्तुतिकरण, सार्वजनिकीकरण और प्रकाशन उतनी ही गंभीरता से पढ़े, सुने और समझे, यह मेरी विनम्र प्रार्थना है। सिटी सैचुरेशन इंडेक्स पुणे और मुंबई के बाद नासिक, कोल्हापुर, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, नागपुर, अमरावती, अकोला ये शहर भी धीरे धीरे भरकर मानो छलकने लगे हैं, यानी अपनी मर्यादा से बाहर फूटने लगे हैं। वो नासिक, वो कोल्हापुर जहां सिर्फ 10-15 साल पहले तक सड़कें खाली हुआ करती थी, चौक सुरक्षित लगते थे, शाम के समय भी अपेक्षाकृत शांति वहां पर अनुभूत की जा सकती थी, वहां आज इतनी भीड़ और घुटन महसूस होने लगी है कि क्या बताएं। तो इसका उपाय क्या है? अधिकांश लोगों को लगता है कि सड़क चौड़ीकरण, FSI या TDR बढ़ाकर पुराने बंगले, पुरानी हवेलियां गिराकर, डिमोलिश करके 15, 20, 30, 40 मंजिल की नई इमारतें, बिल्डिंग खड़ी कर देना, मेट्रो, फ्लाईओवर, सार्वजनिक या निजी परिवहन व्यवस्था, इनमें सुधार करना या विस्तार करना, यही उपाय है, यही विकास है, यही डेवलपमेंट है। लेकिन सच बताऊं, इन सब ऐसे विकासों से, उपायों से या डेवलपमेंट से कुछ भी होने वाला नहीं है। और हम यह देख भी रहे हैं कि कुछ समस्या हल नहीं हो रही है, बढ़ रही है। बल्कि महानगरों में जितनी आधुनिक सुविधाएं आती रहेंगी, उतनी ही अधिकाधिक भीड़ आसपास के गांवों से ड्रेन होकर, खींचकर वहां आती चली जाती है। उदाहरण के तौर पर सन 2000 से पहले सिंहगढ़ रोड पर पुणे में राजाराम पुल बनने से पहले संतोष हॉल, आनंद नगर, हिंगणे, इनसे आगे बहुत कम लोक बस्ती थी। इतने बड़े वटवृक्ष थे कि 10 लोग मिलकर भी उन्हें घेर नहीं पाते थे। राजाराम पुल से पानमड़ा तक भी जनवस्ती बहुत ही विरल इस प्रकार की थी। ईंट की भट्टियां थी। पर्वती से लेके तलजाई तक का पूरा पहाड़ी क्षेत्र, हिल एरिया, बिल्कुल खाली, हरा भरा और सुंदर था। जैसे ही राजाराम पुल बना 2000 में, करवेनगर, हिंगणे, कोथरूड, ये नदी के उस पार की पूरी भीड़ पुल पार करके संतोष हॉल से धायरी के DS के विश्व तक फैल गई और अब पूरी तरह से ठसाठस भर गई है, मानो चौंध गई है। 2000 साल से पहले चाकण, वाघोली, खेड शिवापूर, खडकवासला, धायरी, हडपसर, यवत, तळेगाव ये उस समय बहुत दूर के गांव माने जाते थे। पर आज यहां रहने वाले निवासी कहते हैं कि हम पुणे में रहते हैं। हे भगवान! असल में तो पुणे यह शहर केवल नारायणपेट, शनिवारपेट और सदाशिवपेट इतना ही है। बहुत हुआ तो डेक्कन, शिवाजीनगर, और आज से 25-30 साल पहले देखा जाए तो विठलवाड़ी, जकात नाका तक ही पुणे शहर माना जाता था। दत्तवाड़ी की शुरुआती कॉलोनी आज भी नवी पेठ इसी नाम से पहचानी जाती है।
मगर आज पुणे PMRDA का, पुणे मेट्रोपॉलिटन रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका रेडियस कार्यक्षेत्र 56 किलोमीटर है, अर्थात इनका व्यास डायमीटर 112 किलोमीटर है। इस पूरे 112 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग खुद को पुणेकर, पुणे का निवासी समझते हैं। महाराष्ट्र के लगभग हर गांव के हर घर का एक न एक सदस्य पुणे में स्थायी या फ्लोटिंग रूप से रहता है व्यवसाय या शिक्षण के लिए। जैसे कोंकण के हर गांव से, हर घर से कोई न कोई मुंबई में जाकर चाकरमानी यानी नौकरी ढूंढता है। और फिर भी हर विवाह योग्य लड़की को, युवती को आज लगता है कि उसके होने वाले दूल्हे का पुणे में 3 BHK फ्लैट होना ही चाहिए। पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, तथाकथित होने वाली तीसरी मुंबई, इनकी स्थिति तो इससे भी बदतर है। महाराष्ट्र के बाहर दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों की बात न ही की जाए तो बेहतर। पुणे को मुंबई से जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद मुंबई से पुणे में आने वाली भीड़ अत्यंत तीव्र वेग से अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। उससे पहले पुणे मुंबई के बीच में जो घाट है वहां पर ट्रैफिक जाम लगता था, इसलिए मुंबई पुणे यात्रा बहुत कठिन और बहुत ही समय व्यस्त करने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे चौड़ी और तेज रफ्तार की एक्सप्रेस हाईवे बनने लगी, बाईपास बनने लगे, आसपास के जिलों से, गांवों से रोजगार और सुविधाओं के तलाश में लोग गांव की शांति और सुख छोड़कर पुणे शहर में घुसने लगे। इतने लोगों के लिए अच्छे गुणवत्ता के घर उपलब्ध हो ही नहीं सकते, या लोग उन्हें खरीद नहीं सकते, नहीं परवड़ सकता है, नहीं अफोर्ड कर सकते। परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी लोक वस्ती फिर झुग्गी स्वरूप बस्तियों में, झोपड़ियों में रहने लगी, जो इतनी मात्रा में पहले कभी नहीं थी। शहर के भीतर की यातायात मानो ठप हो गई। अनियंत्रित और रोजाना बढ़ती हुई आबादी के कारण ट्रैफिक, प्रदूषण, भीड़, गाड़ियों की संख्या, पार्किंग, कचरा, समय की बर्बादी, ट्रैफिक जाम, सार्वजनिक परिवहन पर बोझ, यह सब बढ़ता ही चला गया। इसलिए जितनी सुविधाएं शहरों में बढ़ेंगी, जितना तथाकथित डेवलपमेंट शहरों में होगा, उतने ही आसपास के गांव खाली होते जाएंगे और इन सब का उतना ही अधिक दबाव, ताण, टेंशन शहरों पर बढ़ता जाएगा। तो अब यह सब जानते हैं हम, फिर भी यह विषय दोबारा क्यों उठाना चाहिए? क्योंकि इस समस्या का असली समाधान यह नहीं है कि शहरों में सुविधाएं बढ़ाई जाए, नया टेक्निक लाया जाए, आधुनिक व्यवस्था करें, तथाकथित डेवलपमेंट करें, सड़क का चौड़ीकरण करें, मेट्रो लाएं, भूमिगत रेलवे लाएं। ये उपाय नहीं है, बल्कि हर शहर के लिए सिटी सैचुरेशन इंडेक्स निश्चित करना चाहिए और इस सिटी सैचुरेशन इंडेक्स तक पहुंचने से पहले ही नई आबादी इन शहरों में बिल्कुल ना बढ़े, इसके लिए अत्यंत कठिन, कठोर नियम बनाए जाएं, जिनमें कोई भी छूट, तोड़ मरोड़, बचाव इसकी गुंजाइश ना हो। जैसे पैथोलॉजी रिपोर्ट में कोलेस्टेरॉल, यूरिया, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, शुगर, HbA1c अगर एक विशिष्ट सीमा के ऊपर जाए तो वे खतरनाक, गंभीर और घातक अर्थात कॉम्प्लिकेटेड, क्रिटिकल या फेटल ऐसे लेवल पर माने जाते हैं। वैसे ही सिटी सैचुरेशन इंडेक्स उस शहर के क्षेत्रफल, एरिया, किलोमीटर स्क्वायर और वहां पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर यह तय होना चाहिए कि वहां स्थायी रूप से अधिकतम कितनी आबादी रह सकती है और कितनी आबादी फ्लोटिंग के रूप में सहन की जा सकती है। इस पर बेहद कड़ा नियंत्रण, कठोर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। दुनिया में उपलब्ध कुल जमीन का सिर्फ 2.5%, एक्चुअली 2.4% हिस्सा भारत के पास है, लेकिन इसी भारत में दुनिया की 20% आबादी, 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। तो क्या भारतीय उन खाली देशों में जाकर बस सकते हैं कि जहाँ भरपूर जमीन खाली उपलब्ध है?
नहीं जा सकते, क्योंकि सीमा पार जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा ऐसे सख्त नियम है, कठोर नियंत्रण है। इसी तरह से अगर सिटी सैचुरेशन इंडेक्स लागू हो जाए तो जब शहर अपनी सैचुरेशन सीमा तक पहुंच जाए, उसके पहले ही किसी भी नए आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक अर्थात रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को उस शहर में नए से बनने के लिए हमेशा के लिए रोक लगानी चाहिए और इस पर कभी भी भविष्य में अपेंडिक्स, एनेक्जर, एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए, ताकि उस शहर में काम, शिक्षा या रोजगार के लिए आने वालों के लिए आसपास नया, जुड़वा, नियोजित नगर, प्लान सिटी बसाई जा सके। आज भी 2 जिलों के मुख्यालयों के बीच की दूरी 3 या 6 घंटे के ट्रैवल की है। इनके बीच के सैकड़ों किलोमीटर और हजारों एकड़ जमीन निर्मनुष्य खाली पड़ी हुई है। वहां छोटे सिटी सैचुरेशन इंडेक्स वाले, सीमित आबादी वाले छोटे गांव, नगर या महानगर नए से बसाए जा सकते हैं, या अभी जो अस्तित्व में वहां पर गांव हैं, वहीं पर विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज पद्धति से उन्हें विकसित करके शहर, औद्योगिक और शैक्षणिक इस प्रकार के ढांचे, सेटअप्स वहां पर नए से दिए जा सकते हैं। क्योंकि चाहे जितनी नई सुविधाएं, डेवलपमेंट आप आज के महानगरों को, मेट्रो सिटीज को दे दो, आज के फूले हुए, सूजे हुए या सच कहे तो फटे हुए, बर्स्टेड ऐसे शहरों को पहले जैसी स्थिति में लाना और बढ़ती आबादी को स्थायी या अस्थायी, फ्लोटिंग रूप में संभालना दिन प्रतिदिन कठिन से असंभव होता जाएगा। इसलिए भले ही दुनिया में अभी इस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो न हो, लेकिन भारत ने जैसे यूपीआई को दुनिया में सबसे पहले स्वीकारा और चलाया, वैसे ही भारत में सिटी सैचुरेशन इंडेक्स की संकल्पना लागू करना आवश्यक है और संभव है। इसके आधार पर गांव, कस्बों, शहरों का वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन, इंडेक्सेशन करके विद्यमान गांवों को सुविधायुक्त बनाया जा सकता है, या 2 आसपास के जिलों के बीच जो सैकड़ों एकड़ और हजारों किलोमीटर की जमीन खाली पड़ी है, निर्मनुष्य है, वहां पर योजनाबद्ध पद्धति से नए नगर या ग्राम बसाए जा सकते हैं, जिससे कि उनका सिटी सैचुरेशन इंडेक्स कभी भी आधे से भी आगे पार ना हो। यह निश्चित रूप से संभव है यदि सामाजिक समर्थन और राजनीतिक इच्छा शक्ति दोनों एक साथ मिल जाए। भारतीय समाज किसी भी बदलाव को बहुत तेजी से स्वीकार करता है, चाहे नोटबंदी हो, बटन वाले फोन से स्मार्टफोन का बदलाव हो, इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग हो, यूपीआई हो, बैलेट पेपर से ईवीएम पर मतदान हो। यह सब बदलाव बिना किसी बड़े व्यवधान के, फ्रिक्शन के, इम्बैलेंस के स्वीकार किए गए। इसी तरह से सिटी सैचुरेशन इंडेक्स भी भारतीय समाज के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। आज का केंद्रीय नेतृत्व, राज्य स्तरीय नेतृत्व और उनके साथ जो सक्षम प्रशासनिक टीम है, वह देखते हुए यह बिल्कुल भी असंभव नहीं है, निश्चित रूप से शक्य है। अगले 5, 10, 15, 20 वर्षों में हम भारत या संभवतः पूरे विश्व में सिटी सैचुरेशन इंडेक्स या एक्चुअली सिटी सिक्योरेशन इंडेक्स लागू करके शहरी और औद्योगिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन, पुनर्रचना, रीडिजाइनिंग, रीडेवलपमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। अगर सिटी सैचुरेशन इंडेक्स को स्वीकारा जाए, लागू किया जाए, तो आज छोटे, मध्यम और बड़े शहरों में रोज के रोज बढ़ रही है ऐसे शहरी, निवासी, औद्योगिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, ट्रैफिक, प्रदूषण, कचरा, झुग्गी, झोपड़ी और इनसे जुड़े अपराधों की समस्या को भी नियंत्रित करना
निश्चित रूप से संभव होगा या शायद समाप्त करना भी पॉसिबल हो सकता है। सिटी सैचुरेशन इंडेक्स इज इक्वल टू सिटी सेक्यूरेशन इंडेक्स। संकल्पना, लेखक और प्रस्तुतिकरण वैद्य ऋषिकेश बालकृष्ण मेहत्रे, MD आयुर्वेद, MA संस्कृत, निवास पुणे और नाशिक, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर 9422016871। धन्यवाद।